जनरल अवेयरनेस के लिए लास्ट 6 मंथ्स का जीके तो कंपलसरी है, वो जी। पढ़ना है। लेकिन बच्चे क्या करते हैं कि जब मेंस की तैयारी करना स्टार्ट करते तब पिछले 6 महीने का देखना स्टार्ट करते, विच इज रॉन्ग। हम्म। एक्चुअली प्रीलिम्स के पहले ही वो करंट अफेयर्स पढ़ना स्टार्ट करना चाहिए, तो बाद में मतलब ओवरलोड नहीं हो जाएगा पढ़ने के लिए, क्योंकि जी। बाकी के सब्जेक्ट्स भी होते हैं जिनकी तैयारी करनी होती है। और जी। वो 6 महीने का लेके बैठ गए तो मतलब नहीं हो पाता है। जी। इसलिए वो अच्छा है कि वो पहले से ही उसका प्लानिंग करके वो स्टार्ट करे करंट अफेयर्स पढ़ना। Hi everyone, welcome to Camel TV Toppers, an initiative by An Academy. Okay, so while preparation time, बहुत सारे students के बहुत सारे weaknesses होते हैं. Some people be like, मैम quants बहुत ज़्यादा मेरी खराब है, I'm very much weak in quants, बस quants संभाल लेना. And some other people are like, मैम इंग्लिश बहुत वीक है, इंग्लिश को कैसे टैकल करें. एंड few people are like, मैम मोटिवेशन नहीं मिल रहा है, मॉक टेस्ट में मार्क्स बहुत कम आते तो मॉक टेस्ट नहीं लगा पाते. तो ये सारे चैलेंजेस स्टूडेंट्स को उनके प्रिपरेशन टाइम में काफी ज्यादा वो फेस करते हैं. टुडे वी हैव विद अस सतीश पाटिल, जिन्हें ऐसे ही एक चैलेंजेस को सामना करना पड़ा और उसके बाद उन्होंने उसे ओवरकम किया एंड देन ही बिकम SBI PO 2019. He cracked SBI PO 2019. So let's have with us Satish Patil over video call and let's get to know about his preparation strategy and how he overcome his challenges. So let's get connected with Satish. Hi Satish. Hi Shivan madam. Okay, how are you? I am fine. How are you? Okay, I'm also good. Okay, first of all, many congratulations on your big achievement. SBI PO बनने की खुशी में काफी congratulations, शुभकामनाएं. Thank you. Thank you madam. Okay, okay. तो जैसा कि आपने बताया, आपकी एक वीक पॉइंट रही है, जो काफी बच्चों की वीक पॉइंट रही है, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड. तो आज हम जानेंगे आपने उस चैलेंज को कैसे लिया और कैसे उसको ओवरकम किया और कैसे आप यहाँ तक पहुंच पाए. शुरू करेंगे हम बिल्कुल स्टार्टिंग फेज से, फेज 1 से, दैट इज ऑफ प्रीलिम्स. एंड शुरू करते हैं एक एक करके सब्जेक्ट के ऊपर, योर प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी. एक्चुअली पहले मतलब मैं मॉक्स देता ही नहीं था, जी. सिर्फ एक एक चैप्टर लेके वो बैठ जाता था, उस चैप्टर को पढ़ता था और उसके क्वेश्चंस मतलब अटेम्प्ट करता था. और जी. जब मैं एक्चुअली मॉक देता था तब मुझे पता नहीं चलता था कि अरे ये कौन से लेवल के, हमने तो एक ही चैप्टर किया है, बाकी के चैप्टर भी करने जरूरी है. जी. तो मैंने मतलब सॉर्ट आउट करना स्टार्ट कर लिया कि 5-5 क्वेश्चंस के अगर सेट हम लेते हैं तो उसको परफेक्ट करना है, ताकि एग्जाम में हम वो 5 मार्क्स अटेम्प्ट कर सकते हैं. जी. तो मैंने मतलब ऐसे स्ट्रेटेजी बनाई कि जो इजी लेवल के क्वेश्चंस है वो हम पहले मतलब अटेम्प्ट करेंगे, तो अपना कॉन्फिडेंस मतलब अपने आप बढ़ जाता है. अगर कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है तो मतलब नर्वसनेस थोड़ा कम हो जाता है और बाकी के क्वेश्चंस भी हम आसानी से अटेम्प्ट कर सकते हैं. ओके सतीश, तो स्टार्ट करती हूँ. सबसे पहले आप मुझे ये बताओ, एग्जाम पैटर्न कैसा रहता है SBI PO का? एसबीआई पीओ का पैटर्न मतलब अभी डिफिकल्टी लेवल मतलब हर साल बढ़ती जा रही है, कंपटीशन भी टफ होता जा रहा है और एग्जाम की डिफिकल्टी लेवल भी हाई होती जा रही है, जी. क्योंकि हार्डली 2000 वैकेंसीज रहती है, उसके लिए अराउंड 10+ लाख कैंडिडेट्स मतलब फॉर्म भरते हैं. तो मतलब उनको ऐसे गिने गिने चुने लोग चाहिए जो एग्जाम को क्रैक कर सके. मतलब जी. तो मतलब मुझे पहले मतलब मैं जब एमएनसी में काम कर रहा था तब मैं दे रहा था एग्जाम, लेकिन मेरा सक्सेसफुल नहीं हो पा रहा था. मतलब मैंने एक भी प्रीलिम्स क्रैक नहीं की थी तो आप 2015 से मुझे लेकर अपनी 2018. एजुकेशन क्वालिफिकेशन से बताना शुरू करें कि आपने कैसे कैसे क्या क्या पढ़ा है और उसके बाद क्या किया है ईयर आफ्टर ईयर. ओके, एक्चुअली मैं बी मैकेनिकल ग्रेजुएट हूँ, तो उसके बाद मैंने एमएनसी में काम करना स्टार्ट किया था. तो जी. साइड बाय साइड मैंने प्रिपरेशन स्टार्ट की थी, जी. लेकिन मतलब ऐसे कंसंट्रेशन के साथ पूरा काम नहीं काम के साथ वो हो नहीं पा रहा था स्टडी. तो 2018 में मैंने रिजाइन करने का सोच लिया, सिर्फ एसबीआई पीओ क्रैक करने के लिए. ओके. उसके बाद मैंने प्रिपरेशन स्टार्ट की, शेड्यूल प्रॉपरली बना लिया कि कौन से सब्जेक्ट के लिए कितना टाइम देना है डेली, और जी. डेली एक मॉक देना ही है.
मतलब जैसा खाना जरूरी है वैसा मॉक टेस्ट देना भी जरूरी है, ऐसा मैंने कर लिया था। तो मेरा डेली एक मॉक तो मैं देता ही था और उसका एनालिसिस देखता था कि कौन से मेरे वीक पॉइंट्स है, कौन से मेरे स्ट्रांग पॉइंट्स है। स्ट्रांग पॉइंट्स है तो उसको कम से कम टाइम में कैसे क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना है, और वीक पॉइंट्स है तो उसको थोड़ा इम्प्रूवमेंट की जरूरत थी, वो मैंने कर दिया था। ओके, ग्रेट। उसके बाद फिर आपने कितने एग्जाम्स दिए और ये एसबीआई पीओ आपने कितने अटेम्प्ट में क्लियर किया? एक्चुअली एसबीआई पीयू के हमने पहले 4 अटेम्प्ट दिए थे काम करते समय, उसका एक भी प्रीलिम मेरा नहीं निकला था, और रिजाइन करने के बाद जब मैंने दिया तो वो फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर हो गया था। सीरियस उसके प्रिपरेशन बाद आपने उसके बाद ही शुरू की होगी। यस यस ओके ओके, ग्रेट। तो एसबीआई पीओ जैसे कि हमें पता है 3 फेजेस में होते हैं, प्रीलिम्स, मेंस, जीडीपीआई में। तो सबसे यस। पहले हम बात करते हैं प्रीलिम्स के सब्जेक्ट्स के बाद। क्वांट्स, रीजनिंग, इंग्लिश 3 सब्जेक्ट आते हैं प्रीलिम्स में। कैसे आपने प्रीलिम्स को क्वालिफाई किया? एक्चुअली मेरा इंग्लिश तो पहले से अच्छा था, और रीजनिंग का भी मैंने प्रैक्टिस किया था, अन अकेडमी के वीडियोस वगैरह देख के मैंने अच्छी प्रिपरेशन कर ली थी। जी। थोड़ा नर्वसनेस था क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड का, क्योंकि उसमें नहीं पा रहा, मतलब अच्छा नहीं हो पा रहा था। तो फिर प्रीलिम्स के पहले डेली मैंने मॉक टेस्ट दिए थे, तो क्वांट की भी अच्छी प्रिपरेशन हो गई थी। तो जब प्रीलिम्स का एग्जाम देने गया तो मुझे लगा नहीं कि मैं एग्जाम दे रहा हूँ, मुझे लग रहा था कि मैं मॉक टेस्ट ही दे रहा हूँ। हम्म। इसीलिए मतलब नर्वसनेस बिल्कुल खत्म हो गया था, तो मैं अच्छा स्कोर कर पाया उसमें। ओके ओके। तो आप एक दिन में आपने कहा एक मॉक देते थे, उसके यस। बाद मॉक की एनालिसिस करना बहुत बच्चों को नहीं आता है, कैसे आप एनालिसिस करते थे? तो हर एग्जाम के मॉक टेस्ट के बाद में वो चेक करता था कि कौन से एरिया में मुझे इम्प्रूवमेंट की जरूरत है, कौन से मेरे स्ट्रॉन्ग जोन है। तो उस पर मैंने काम करना स्टार्ट कर दिया, और जैसे जैसे मैं मॉक टेस्ट देता गया तो मेरी इम्प्रूवमेंट अच्छी होती गई। जी। ओके ओके। तो ऐसे हमें कैसे समझ में आएगा कि कितने मार्क्स अच्छे होते हैं मॉक्स में? क्योंकि जब बच्चे स्टार्ट करते प्रिपेयर करना तो 100 में उनको 23, 24, 25 नंबर से वो शुरू करते हैं। कैसे उन्हें मोटिवेशन लेवल बनाए रखना है कि नहीं, हमें 25 नंबर भी क्यों ना आए लेकिन हमें मॉक देना है, और उसके बाद फिर वो उन्हें क्या ऐसा करना चाहिए कि नेक्स्ट मॉक के लिए उनको मोटिवेशन मिले? क्योंकि ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है बच्चों के साथ, मॉक टेस्ट नहीं देना चाहते हैं बच्चे। हाँ, एक्चुअली ये प्रॉब्लम मैंने भी फेस की थी। हम्म। मैं मॉक टेस्ट देता ही नहीं था पहले, और जब देता था तो डर लगता था कि अरे मेरे मार्क्स तो 20, 25, 30 ही आएंगे, और एक्चुअली में वैसे ही आते थे। एग्जैक्टली। लेकिन एक बार वो डर निकल गया, मॉक टेस्ट डेली देना स्टार्ट कर दे तो कॉन्फिडेंस लेवल मतलब बढ़ जाता है। तो जी। मेरे मार्क्स भी बढ़ना स्टार्ट हो गए, 45, 50। लेकिन जब एसबीपीयू 2019 का प्रीलिम हुआ था तो उसका कट ऑफ जनरल के लिए 68 मार्क्स था, जो कभी नहीं हुआ था। मतलब 50 के ऊपर तो एसबीपीयू का प्रीलिम्स का कभी कट ऑफ जाता नहीं था जी। मोस्टली, लेकिन उस टाइम 68 था, ओके। और मुझे 76.5 मिले थे उस टाइम। बहुत अच्छे मार्क्स आए थे फिर तो। फिर आपने कितने मार्क्स के अटेम्प्ट किए थे क्वेश्चंस? एक्चुअली आई थिंक मैंने 80 मार्क्स के अटेम्प्ट किए थे। ओके, उसमें 76 पॉइंट समथिंग आए। 76.5 तो आपकी एक्यूरेसी। एक्यूरेसी अच्छी थी। हाँ, स्पीड स्पीड भी और एक्यूरेसी भी होनी जरूरी है। मतलब ऐसा नहीं कि 100 के 100 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। वो जी। देखना है सिर्फ कि कौन सा अटेम्प्ट कर सकते हैं नहीं, हम्म। मतलब वो पूरा सॉल्व करना स्टार्ट ही नहीं करना है। इसलिए मैंने स्पीड और एक्यूरेसी उस पर ध्यान दिया था। जी। काफी ऐसे बोलूं, मार्केट में एक चल रहा है, बच्चे बोलते हैं मेन से ज्यादा डिफिकल्ट है प्रीलिम्स क्वालिफाई करना। क्या ये सच है आपकी एक्सपीरियंस से? नहीं, मुझे तो नहीं लगता। मुझे लगता है प्रीलिम्स इजी है, बहुत इजी है एज कम्पेयर टू मेंस। ओके, ग्रेट। तो अब हम शुरू करते हैं मेंस की तैयारी आपने कैसे की? मेंस में कितने सब्जेक्ट आते हैं, कितने मार्क्स के सब्जेक्ट आते हैं, और आपने उन्हें कैसे किया? एक्चुअली मेंस देने का मेरा पहला ही एक्सपीरियंस था, क्योंकि उसके पहले मैंने प्रीलिम्स भी क्वालिफाई नहीं की थी। जी। तो प्रीलिम्स के बाद मुझे हार्डली 4 वीक्स मिले थे स्टडी प्रिपरेशन करने के लिए, हम्म। और मुझे एग्जैक्टली आइडिया नहीं था कि मेंस में क्या करना होता है। तो हम्म। मैंने फिर से सिलेबस देखना स्टार्ट किया। मतलब प्रीलिम्स के बाद मैंने मेंस का सिलेबस क्या होता है वो देखना स्टार्ट कर लिया, और फिर से मैंने मेंस पे ही मतलब मॉक्स पे ही मतलब स्टार्ट किया प्रिपरेशन। हम्म। डेली मतलब सिलेबस देखना है, और मेंस में क्या क्या आता है क्वेश्चंस, उसके टाइप्स कौन कौन से होते हैं, उसमें से मतलब हार्ड लेवल के कौन से होते हैं और हम्म। इजी लेवल के कौन से, उसमें से कौन सा पिक करना है। जी। क्योंकि एग्जाम में टाइम बहुत है, 3 घंटे का पेपर रहता है, लेकिन चॉइस ऑफ
क्वेश्चन सिलेक्शन वो बहुत मतलब मैटर करता है। जिस दिन मेरा सिलेक्शन हुआ, मुझे याद है मेरी आंखों में आंसू थे। एक के बाद एक जब मेरे एग्जाम क्लियर होते गए, मुझे एहसास हुआ कि ये एक स्मार्ट प्रिपरेशन का खेल है। मेरे 6 साल के टीचिंग एक्सपीरियंस से मैं ये कॉन्फिडेंटली कह सकता हूँ कि मेरे कोर्सेज से आप जनरल अवेयरनेस में 90% तक स्कोर कर सकते हैं। मैं हूँ कपिल काटपाल। सब्सक्राइब टू अनअकैडमी प्लस। तो कितना सेफ अटेम्प्ट है, कितना अटेम्प्ट करना चाहिए सेफ साइड में रहने के लिए? आई थिंक 25 प्लस इज सेफ अटेम्प्ट। 25 प्लस, ओके। यस। तो यहाँ से स्टूडेंट्स को हेल्प मिल सकती है कि सबसे पहले आप उसे एनालिसिस कर लो कि आपको कौन कौन से क्वेश्चन सिलेक्ट करने हैं विदाउट अटेम्प्टिंग इट, मतलब विदाउट अटेम्प्टिंग फर्स्ट, बिना अटेम्प्ट किए हुए पहले आप उसको देख लो कौन कौन से क्वेश्चन आपको इजी लगते हैं और किस में आपके सेफ जोन के मार्क्स आप अचीव कर सकते हो। ओके, ग्रेट। और व्हाट अबाउट इन रीजनिंग, कैसे आपने रीजनिंग में क्या स्ट्रेटेजी रखी? रीजनिंग में भी सेम स्ट्रेटेजी अप्लाई करनी है। क्वेश्चंस की डिफिकल्टी लेवल चेक करके पहले कौन सा अटेम्प्ट करना है। जिसका अगर सीटिंग अरेंजमेंट अच्छा है, पजल्स अच्छा है, तो वो उस पे जा सकते हैं डायरेक्टली। जी। तो रीजनिंग में पजल्स और सिटिंग अरेंजमेंट के अलावा मिसलेनियस के क्वेश्चंस भी आते हैं क्या मेंस में? मोस्टली इतने ज्यादा नहीं रहते, कम नंबर के रहते हैं। सीटिंग अरेंजमेंट और पजल ही इतने हाई लेवल के होते हैं कि एक बार वो सॉल्व करने लग जाए तो टाइम कब खत्म हो जाता है वो पता भी नहीं चलता है। तो ऐसे ही क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं जिसमें हम खुद कॉन्फिडेंट है कि हम पूरा कर सकते हैं, क्योंकि उसके लिए मार्क्स एलोकेटेड भी ज्यादा रहते हैं। जी जी जी। तो उसमें फिर सेफ साइड में रहने के लिए कितने क्वेश्चंस करने चाहिए रीजनिंग के लिए? आई थिंक 30 प्लस इज अचीवेबल। 30 प्लस, ओके, आउट ऑफ 50। 50। ओके, ग्रेट। एंड क्या स्ट्रैटेजी रही है आपकी इंग्लिश में? इंग्लिश को कैसे किया? इंग्लिश में भी रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन वगैरह बहुत रहते हैं, तो पूरा पैराग्राफ पढ़ के हमें क्वेश्चंस के आंसर देने होते हैं। तो वो मैंने लास्ट में रखा था कि शुरू में वो अटेम्प्ट नहीं करना है। बाकी जो मिसलेनियस रहते हैं वो पहले अटेम्प्ट करना है, उसके बाद रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन पे मतलब फोकस करना है। जी। तो 2019 में शायद रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन बहुत ज्यादा आप पूछे गए थे, यस। है ना? उसमें यस। 7 8 9 सेट थे, 3 3 4 4 क्वेश्चंस के। हाँ। जी। तो आरसी में आपको कोई दिक्कत नहीं होती थी? आरसी को कैसे आपने स्ट्रॉन्ग किया? कई बच्चों को इसमें दिक्कत होती है कि वो पढ़ना शुरू करते हैं और जब तक नीचे आते वो भूल जाते हैं उन्होंने पढ़ा क्या है। हाँ, तो इसमें हम पैराग्राफ वाइज देख सकते हैं कि कौन से पैराग्राफ में कौन सा आइडिया मतलब एक्सप्लेन किया गया है। तो जी। हम इजी टू आइडेंटिफाई रहता है कि ये क्वेश्चन पूछा है तो इसका मतलब देखते ही पता चल जाता है कि इस पैराग्राफ में उसका आंसर रहेगा। तो जी। थोड़ा मेमोराइज भी करना पड़ेगा कि कौन से पैराग्राफ में किस आइडिया का मतलब एक्सप्लेनेशन दिया है, तो बार बार पढ़ना नहीं पड़ेगा वो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। जी। और आप वैसे क्वेश्चन के बारे में आपका क्या एक्सपीरियंस है जिसमें काफी इम्प्लाइड क्वेश्चंस पूछते हैं आरसी में, जिसमें आपको डायरेक्ट आंसर नहीं गिवन होता है बट हाँ आपको उसके इम्प्लाइड मीनिंग निकाल के आंसर करना होता है, लाइक टोन ऑफ द पैसेज एंड यही सब, ऑथर क्या सोचते हैं? हाँ, तो इसका जवाब देने के लिए पूरा पैसेज पढ़ना जरूरी है। तो अगर आपको टाइम परमिट करता है तो आप पूरा पढ़ सकते हैं, अगर नहीं होता है तो इट इज बेटर टू स्किप दैट क्वेश्चन। जी। ओके, ग्रेट। और इंग्लिश के पेपर के लिए क्या क्या चीजें इम्पोर्टेंट है, क्या क्या स्किल्स इम्पोर्टेंट है कैंडिडेट के लिए? इंग्लिश पेपर के लिए वोकैबुलरी होना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि जी वो अगर नहीं है तो एक्सेल नहीं कर सकते हम। और इंग्लिश सिर्फ इंग्लिश पेपर के लिए नहीं, ऐसे और लेटर राइटिंग के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। जी। तो मुझे तो लगता है कि इंग्लिश इज द स्कोरिंग सब्जेक्ट इन मेंस। हम्म। क्योंकि 50 नंबर आपके इंग्लिश पेपर के लिए और उधर फिर डिस्क्रिप्टिव के लिए 50 मार्क्स, मतलब आपको इंग्लिश पढ़ के 100 नंबर, इधर 100 नंबर के लिए हमें फाइट करते हैं। हाँ। ठीक है। तो वोकैबुलरी की तैयारी आपने कैसे की? जैसे कि आपने बताया इंग्लिश आपकी हमेशा से अच्छी रही है, बट वोकैबुलरी के लिए आपने कुछ अलग से किया? एक्चुअली मैं द हिंदू का एडिटोरियल डेली पढ़ता था, जी और उसमें जो नए नए वर्ड्स आते थे उसको मैं एक मोबाइल में ऐप है डिक्शनरी का, उसमें मैं सेव कर लेता था। जी। तो वहां पे उस ऐप में मतलब कैसा था कि सेंटेंसेस में यूज करके उस वर्ड को कैसे कैसे मतलब मीनिंग्स क्या होते हैं, सिनोनिम्स क्या होते हैं, एंटोनिम्स क्या होते हैं, तो वो सब उसमें था। तो वो नॉलेज बढ़ता गया इंग्लिश का। ओके। तो ये काफी अच्छी बात बताई आपने। जो बच्चे कहीं से भी वर्ड मीनिंग, तो
जानने की जरूरत होती ही है जब वो कोई आरसी वगैरह पढ़ते हैं या एडिटोरियल पढ़ते हैं, तो आप उनको सेव करके रखा करो ताकि फ्यूचर में आप उनको रिवाइज कर पाओ। इस तरह से आप उसको रिटेन कर पाओगे माइंड में। ओके, तो ये जो छोटी छोटी बात आप बता रहे सतीश, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट और माइन्यूट बातें बता रहे हैं, और बहुत ज्यादा फायदा भी होगा अगर कोई बच्चा इसको फॉलो करे तो। वेरी नाइस। एंड व्हाट अबाउट जनरल अवेयरनेस, कैसे की आपने जनरल अवेयरनेस की तैयारी? जनरल अवेयरनेस के लिए लास्ट 6 मंथ्स का जीके तो कंपलसरी है, वो जी। पढ़ना है। लेकिन बच्चे क्या करते हैं कि जब मेंस की तैयारी करना स्टार्ट करते तब पिछले 6 महीने का देखना स्टार्ट करते, विच इज रॉन्ग। एक्चुअली प्रीलिम्स के पहले ही वो करंट अफेयर्स पढ़ना स्टार्ट करना चाहिए, तो बाद में मतलब ओवरलोड नहीं हो जाएगा पढ़ने के लिए, क्योंकि जी। बाकी के सब्जेक्ट्स भी होते हैं जिनकी तैयारी करनी होती है, और वो 6 महीने का लेके बैठ गए तो मतलब नहीं हो पाता है। जी। इसलिए अच्छा है कि वो पहले से ही उसका प्लानिंग करके वो स्टार्ट करे करंट अफेयर्स पढ़ना। जी, तो जैसा आपने कहा कि जनरल अवेयरनेस में 50 क्वेश्चंस आते हैं 50 नंबर के, तो उसमें कैसे कैसे डिस्ट्रीब्यूशन होता है? बैंकिंग अवेयरनेस का कितना इंपॉर्टेंस होता है एंड करंट अफेयर का, और अगर स्टैटिक का होता है तो वही बता दें। स्टैटिक जीके का इतना मतलब रोल नहीं है ज्यादा। करंट जी। अफेयर्स पे आई थिंक 30 मार्क्स तक पूछते हैं, हम्म। और बैंकिंग अवेयरनेस का 15 मार्क्स तक पूछते हैं। ओके, तो वो बैंकिंग, वो स्टैटिक वाला बैंकिंग या फिर जो करंट में बैंकिंग पूछते हैं उससे पूछते हैं? जो करंट अफेयर्स में पूछते हैं वो उसमें मोस्टली बैंकिंग और फाइनेंशियल उसके रिलेटेड ही रहता है। ओके ओके। तो आपने कहाँ से तैयारी की करंट अफेयर की और बैंकिंग अवेयरनेस की? टेक्स्ट बुक की कैप्सूल आती थी, जो करंट अफेयर्स उसमें सब दिए जाते थे, और उसमें वो कैटेगरी वाइज देते थे कि फाइनेंशियल वाला अलग से देते थे, फिर कंट्री कंट्री वाइज भी देते थे, जी। कौन से नए मतलब एम्बेसडर सिलेक्ट हुए, ऐसा मतलब कैटेगरी वाइज देते थे, वो पढ़ने में आसानी होती थी। बिल्कुल बिल्कुल, कि नेशनल न्यूज सारी एक तरफ, इंटरनेशनल एक तरफ, हाँ। स्पोर्ट्स एक तरफ, अपॉइंटमेंट्स एक तरफ। Yes. ओके ओके, हाँ। ग्रेट। और बैंकिंग की भी तैयारी आपने कैप्सूल से ही की? बैंकिंग के जो टर्मिनोलॉजीज होते हैं, रेपो रेट, रिवर्स रेपो, ये सब वाले? वो तो इजीली मिल जाता है इंटरनेट पे, और हम्म। पूरे मतलब एक्सप्लेनेशन के साथ देते हैं कि एग्जैक्टली रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट क्या होता है, उसका क्या इम्पैक्ट होता है अगर इंक्रीज हो जाए डिक्रीज हो जाए। तो मतलब एक बार पढ़े तो मतलब वो ध्यान में आ जाता है, इतना डिफिकल्ट जी, नहीं होता है। तो ये सारी चीजें आपको इंटरव्यू में इसका रोल मिला, या फिर कहाँ पे इसका बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस आपको नजर आया बैंकिंग अवेयरनेस पढ़ने का? क्योंकि ऐसे बच्चे कहते हैं कि बैंकिंग यहाँ पे इंपॉर्टेंस है नहीं, ज्यादा क्वेश्चन करंट से पूछते हैं, तो क्या हम ये बैंकिंग अवेयरनेस पढ़ना छोड़ दें? उसमें आप क्या कहना चाहेंगे? नहीं, बैंकिंग अवेयरनेस बहुत जरूरी है, क्योंकि मेंस में वो भले ही 15 मार्क्स के लिए रहेगा, लेकिन जीडीपीआई में उसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। जी। इंटरव्यू में तो पूछते ही है कि एग्जैक्टली करंट अफेयर्स में बैंकिंग इंडस्ट्री में क्या चल रहा है, तो हमें जी, मतलब बैंकिंग अवेयरनेस होना बहुत जरूरी है। और कई बार तो इंग्लिश के जो पैसेज होते हैं वो भी बैंकिंग टर्मिनोलॉजीज वाले पूछ देते हैं, फिनेंस वाले पैसेज पूछ देते हैं, उसमें हाँ। यूज किए रहते हैं टर्म्स। जी, तो ये टर्मिनोलॉजीज जानना बहुत जरूरी है, चाहे वो हाँ। पूछे या ना पूछे। आपको एक कॉन्फिडेंस मेंटेन करने के लिए, कॉन्फिडेंस बने रहे आपका, इसके लिए पढ़ना तो बहुत जरूरी है अगर आप बैंकिंग एस्पिरेंट हो तो। ओके, हाँ। तो अब हम चलते हैं आपकी मॉक। जैसा आपने बताया कि आप बहुत मॉक्स लगाते थे, मेंस के लिए आपने कितने मॉक्स लगाए? मेंस के लिए भी एक ही मॉक देता देता था डेली, और उसका एनालिसिस करता था, क्योंकि मेंस के लिए तो 3 घंटे एक जगह पे बैठना, यही कि मतलब बहुत कैंडिडेट्स के नहीं होता है वो। तो वो बिल्कुल। 3 घंटे एक जगह बैठना है, उसका टेस्ट देना है, और उसके बाद एनालिसिस देना है, तो पूरा दिन उसमें निकल जाता है। तो जी, आई थिंक 1 मॉक फॉर डे। वन मॉक फॉर मेंस आप एवरीडे लगाते थे? हाँ। ओके, और अगर मैं आपसे पूछूं प्रीलिम्स के पहले जब आप प्रिपरेशन कर रहे थे, तो आपका डेली शेड्यूल कैसा रहता था, मॉर्निंग से उठ के रात में सोते तक? एक्चुअली मॉर्निंग मॉर्निंग में जितना ज्यादा ज्यादा स्टडी करेंगे उतना वो अच्छा ग्रास्प हो जाता है, जी। और दिमाग में भी ज्यादा दिन रहता है। तो मैं मॉर्निंग उठ के पहले ही मतलब एक मॉक देता था, और डेली उसका एनालिसिस करता था, और उसके बेसिस पे जो मेरे वीक जोन है उसका स्टडी मैं दोपहर के बाद करना स्टार्ट करता था। ओके, तो आप एक ही टाइम पे एवरीडे मॉक लगाते थे या फिर कभी भी लगा लेते थे? नहीं, मॉर्निंग में देता था मैं एक मॉक, और मॉर्निंग। उसका एनालिसिस में दिन भर में कर लेता था, और उसमें जो वीक चैप्टर्स है
उसका मैं फिर एनालिसिस करता था कि हाँ इसमें मेरे मार्क्स कम आ रहे हैं तो मुझे यहाँ पे इम्प्रूवमेंट की जरूरत है। जी। ओके ओके। तो सबसे अगर मैं बोलूँ, पहले प्रीलिम्स की बात पूछती हूँ, सबसे आपको इजी सब्जेक्ट कौन सा लगता है प्रीलिम्स में? मुझे तो इंग्लिश ही लगता था इजी। इंग्लिश ही लगता था, तो इंग्लिश में आपके मार्क्स भी काफी अच्छे आते होंगे फिर तो। हाँ ओके। और अगर जो आपने कहा कॉन्स आपको डिफिकल्ट लगता था, तो कॉन्स के नंबर आप कैसे मैनेज करते थे? कितने तक तो यहाँ तक आ जाने चाहिए, होता है ना एक हम कट ऑफ सेट करते हैं कि इतने तो आने ही चाहिए, तो वो क्या रहता था आपका? एक्चुअली कट ऑफ की तरफ देखने जाए तो मतलब थोड़ा सा मतलब डर लगता है कि अरे होगा या नहीं होगा, तो मैं एग्जाम के टाइम पे कट ऑफ का मतलब बिल्कुल ध्यान नहीं रखता था। जितने मुझे आते हैं उतना अटेम्प्ट में करते जाता था, क्योंकि अगर कट ऑफ के बारे में सोचेंगे तो प्रेशर बिल्डअप हो जाएगा और जी। एग्जाम में मार्क्स तो कम ही आने वाले होते फिर। इसलिए मैं एग्जाम के टाइम पे तो कट ऑफ को सोचता भी नहीं था, जितने इजी क्वेश्चंस लगते वो पहले अटेम्प्ट करता था। उसकी ओके वजह से कॉन्फिडेंस लेवल हाई हो जाता था, फिर थोड़े डिफिकल्ट लेवल के भी क्वेश्चन हो तो इजीली अटेम्प्ट करता था। ओके ओके। और मेंस में अगर मैं पूछूं तो सबसे इजी सब्जेक्ट कौन सा लगा आपको चारों में? मेंस में तो इंग्लिश ही लगा था फिर से। इंग्लिश ही लगा। ओके, तो यहाँ पे इंग्लिश ने बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है आपके सक्सेस में। ग्रेट। और जनरल अवेयरनेस में आपके मार्क्स कैसे रहे? इनफैक्ट आप मुझे मेंस के सारे मार्क्स बता दो अगर आपको याद हो। एक्चुअली मुझे मेंस में 112 मिले थे। उसका सेग्रीगेशन एक्चुअली इस टाइम नहीं दिया था कि कौन से सब्जेक्ट में कितने मार्क्स मिले। ओके ओके। तो 112 मार्क्स में तो कट ऑफ क्या रही थी? 100.5 आई थिंक। तो फिर तो आपने एक अच्छा मार्जिन लिया है, कट ऑफ से काफी ऊपर थे आप। हाँ ओके, तो फिर आपको आपकी चॉइस बैंक, अच्छा एसबीआई था ये तो। ग्रेट, आईबीपीएस में चॉइस फिलिंग होती है। तो अब आप मुझे अपनी जीडीपीआई के एक्सपीरियंस के बारे में बताएं। एक्चुअली जीडीपीआई के लिए मतलब मेंटली प्रिपेयर्ड होना बहुत जरूरी है। नर्वस नहीं होना है। बहुत से बच्चे नर्वस हो जाते हैं, मैंने भी देखा था। एक्चुअली मैं एमएनसी में काम किया था तो मुझे इंटरव्यू का पहले से एक्सपीरियंस था, तो मतलब मैं इतना नर्वस नहीं था, लेकिन बाकी के कैंडिडेट्स की तरफ देखता था वो नर्वस दिखते थे। जो फ्रेशर टाइप होते हैं। हाँ जो फ्रेशर रहते हैं उनको मतलब ज्यादा नर्वसनेस होती है। बिल्कुल तो बिल्कुल। फिर इतना नर्वस नहीं होना है, मेंटली प्रिपेयर्ड रहना है, मेडिटेशन करना है, जी। तो अच्छे से मतलब हेल्प करेगा। और जीडी डिस्कशन। जीडी में। हाँ बोलो। ग्रुप डिस्कशन में कैसे कैसे क्वेश्चंस पूछते हैं? हाँ ग्रुप डिस्कशन में भी फाइनेंशियल रिलेटेड बैंकिंग रिलेटेड ही क्वेश्चंस पूछते हैं। एक्चुअली ग्रुप डिस्कशन में हमें टॉपिक दिया था विच इज बेटर, सब्सिडी और यूनिवर्सल बेसिक इनकम स्कीम। तो हमें ओपिनियंस अपने एक्सप्रेस करने थे कि वेदर वी आर फॉर इट और अगेंस्ट इट। जी। ओके ओके। तो एक ही टॉपिक देते हैं या फिर कुछ ऑप्शन देते हैं कि आप इनमें से कुछ सिलेक्ट कर लो? पहले 10 मिनट के लिए एक टॉपिक देते हैं, उस पे सभी कैंडिडेट्स को 10 कैंडिडेट्स रहते हैं, उनको डिस्कस करना होता है, अपने अपने व्यूज एक्सप्रेस करने होते हैं। ओके। और उसके बाद 10 मिनट के लिए प्रायोरिटी का एक क्वेश्चन रहता है। वहां पे मतलब एक क्वेश्चन देते हैं, उसके बेसिस पे बहुत से पॉइंट्स देते हैं, तो हमें प्रायोरिटाइज करना होता है कि कौन सा पॉइंट्स फर्स्ट आएगा, और फर्स्ट आ रहा है तो वो क्यों आ रहा है, तो उसका एक्सप्लेनेशन हमें देना होता है। ओके ओके ग्रेट। फिर ग्रुप डिस्कशन, ग्रुप एक्सरसाइज के बाद आप लोगों का इंटरव्यू प्रोसेस शुरू होता है। हाँ उसमें कैसा एक्सपीरियंस रहा? एक्चुअली वहां पे बच्चे ज्यादा नर्वस होते हैं। मैं भी थोड़ा सा नर्वस हुआ था, क्योंकि जो इंटरव्यू ले रहे थे वो चीफ जनरल मैनेजर, रिटायर्ड चीफ जनरल मैनेजर रहते हैं, हैविंग 35 प्लस इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस। जी तो उनको सब पता होता है बैंकिंग के बारे में। तो उनके सामने बैठ के क्वेश्चंस के आंसर देना वो थोड़ा नर्वस हो जाता है। जी। लेकिन उन्होंने मतलब बैंकिंग रिलेटेड भी क्वेश्चंस पूछे थे, और पर्सनल भी, मतलब व्हाट आर योर हॉबीज, देन हाउ यू व्हाई यू लेफ्ट योर जॉब एंड जॉइंड एसबीआई, ओके, लाइक तो दैट। ये सारे आंसर्स आप प्रिपेयर करके गए थे पहले से? हाँ मुझे पता था ऐसे ही क्वेश्चंस आने वाले। जी। तो कैसे टेक्निकल क्वेश्चंस कितने पूछे हैं और ये एचआर वाले क्वेश्चंस कितने पूछे? एचआर मतलब ये टेल मी अबाउट योरसेल्फ, व्हाई यू जॉइन बैंकिंग। हाँ बैंकिंग रिलेटेड 4 क्वेश्चंस पूछे थे। जी। एचआर वाले 2 क्वेश्चंस पूछे थे सिर्फ, ज्यादा मतलब डिस्कशन बड़ा बड़ा नहीं था, ओके। हार्डली 5 to 7 मिनट्स का था। 5 to 7 मिनट्स का इंटरव्यू चला आपका? हाँ ओके ग्रेट। एंड उसके बाद मेडिकल वगैरह भी होता है ना आपका, मेडिकल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, मेडिकल वो उसके बाद होता है हाँ इंटरव्यू के बाद? हाँ इंटरव्यू के बाद ही होता है मेडिकल का, और उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का होता है। तो मेडिकल में क्या होता है फिर?
मेडिकल में मतलब बेसिक टेस्ट, मतलब ब्लड प्रेशर, ब्लड टेस्ट लेते हैं, फिर मतलब जो बेसिक बेसिक रहता है कि कोई अनफिट तो नहीं, वो देखने के लिए सिर्फ वो मेडिकल रहता है। ओके ओके। तो ये सारी तो हमने बात कर ली आपकी प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी से रिलेटेड प्रीलिम्स में जीडीपीआई। एक जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रह गया, आपने क्या जीडीपीआई के लिए कोई मॉक ड्राइव वगैरह ज्वाइन किया था? पीआई जीडी ये सब प्रैक्टिस करने के लिए? नहीं, एक्चुअली मैंने कोई मतलब मॉक ड्राइव नहीं यूज किया था, ओके ओके। सेल्फ सो प्रिपरेशन आप ही ऐसा किया था। सजेशन देना चाहते हो कि किसी स्टूडेंट को अगर वो फ्रेशर है तो मॉक ड्राइव देना चाहिए या फिर नहीं देना चाहिए? नहीं, एक्चुअली डेफिनेटली उन्होंने देना चाहिए, क्योंकि उनको इंटरव्यू का ज्यादा एक्सपीरियंस नहीं रहता है। तो अच्छा है कि वो अगर मॉक ड्राइव देते तो उनका कॉन्फिडेंस लेवल हाई हो जाएगा, फिर नर्वसनेस कम हो जाएगा और इजीली वो फेस कर पाएंगे इंटरव्यू की। बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है, तो ये सारी तो बातें हो गई एग्जाम प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी से रिलेटेड। अब हम बात करते हैं, आपने कहा था आप वर्किंग एस्पिरेंट थे पहले, यू वर वर्किंग इन एमएनसी कंपनी। तो एक वर्किंग कैंडिडेट को क्या क्या मुश्किलें आती हैं वो आपसे बेहतर कोई नहीं बता सकता है प्रिपरेशन करने में। तो उस बारे में बताइए, क्योंकि कई सारे ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं जो कहते हैं क्या मैम जॉब छोड़ दूं या फिर मैं कंटिन्यू करूं साइमल्टेनियसली पढूं, तो इन चीजों में बहुत कंफ्यूज रहते हैं वो लोग। आप उनको कुछ कह सकते हो? हाँ, एक्चुअली एमएनसी में मैं 10-12 घंटे डेली काम करता था, और फिर कम्यूट में 1 घंटा हो जाता था, मतलब 12-13 घंटे तो मैं बाहर ही रहता था। और उसके बाद जब पीओ के लिए कोई नोटिफिकेशन निकलती थी, तब मेरा प्रिपरेशन स्टार्ट होता था। डेली तो मैं पढ़ाई नहीं करता था उसकी। तो हार्डली मेरे पास 1.5 या 2 महीने रहते थे, तो उसमें मेरी प्रिपरेशन स्टार्ट होती थी। तो मैं जब काम से वापस आता था, और फिर मैं 1.5 या 2 घंटे डेली प्रैक्टिस करता था। ओके। लेकिन वो सफिशिएंट नहीं था शायद, क्योंकि उस हाँ, टाइम एग्जाम नहीं हम क्लियर कर पा रहे थे। ओके। तो ऐसा मतलब करना मुश्किल है साइमल्टेनियसली, जो बच्चे कहते हैं कि हम कर लेंगे वो मुश्किल है थोड़ा, हाँ, राइट? बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। डेडिकेटेड होना जरूरी है अगर क्लियर करना है तुरंत, विद इन अ ईयर और विद इन 6 मंथ्स और एन ईयर। तो ये चीज करना काफी जरूरी है, राइट? ओके। कई बार आपको डिमोटिवेशन भी फील हुआ होगा, आपने एग्जाम जॉब छोड़ के स्टार्ट करी जब प्रिपेयर करना, तो काफी डिमोटिवेशन भी लगता होगा कि अगर नहीं हुआ तो फिर क्या करेंगे? उस चीज से कैसे ओवरकम किया? एक्चुअली मैंने जब 2018 का आईबीपीएस पीओ दिया था, तो उसमें मेरा 0.25 मार्क्स से मतलब क्वालिफाई नहीं कर पाया था मैं। तो प्रीलिम्स। वो एक था कि हाँ, मैं अगर जॉब करते करते अगर इतना अचीव कर सकता हूँ, तो जी जॉब छोड़ने के बाद तो मैं इजीली क्रैक कर पाऊंगा। ये एक मोटिवेशनल फैक्टर मेरे अंदर था कि हाँ, मैं कर सकता हूँ। जी। तो इसलिए मैंने जॉब रिजाइन किया था। ओके ओके। और जॉब रिजाइन करने के बाद ये पहला एग्जाम तो जॉब ने क्लियर कर लिया, तो वो हाँ। वाला फेज आया नहीं। गुड, यस। दैट्स इट। तो ये चीज बहुत जरूरी है, अगर आप कमिटेड स्टडी नहीं करते हो, कमिटेड आवर्स नहीं देते हो, नंबर ऑफ आवर्स, तो एग्जाम यहाँ बहुत ज्यादा कंपटीशन है, इसको क्लियर करना बहुत मुश्किल है। तो क्या नोट्स प्रिपेयर करना जरूरी है? जो भी आप क्वांट्स के स्टेप्स रूल्स याद कर रहे हो, या रूल्स नहीं फॉर्मूले वगैरह पढ़ रहे हो, या फिर जो भी शॉर्ट ट्रिक्स आपको मिलती हैं, या फिर इंग्लिश में जो आप ग्रामर के रूल्स पढ़ रहे हो, तो क्या नोट्स बनाना जरूरी है? एक्चुअली नोट्स बनाना बहुत जरूरी है, क्योंकि जब हम देखते हैं और उसके साथ साथ लिखते हैं, तो जी वो बहुत दिन के लिए हमारे मेमोरी में मतलब रहता है। तो जी। एग्जाम में बहुत उसका इम्पोर्टेंस रहता है। तो अच्छा रहेगा कि हम अगर नोट्स निकालते हैं, तो एग्जाम के पहले भी हम वो शॉर्ट नोट्स देख के मतलब प्रिपरेशन कर सकते हैं, इंस्टेड ऑफ रीडिंग होल बुक। तो अब बात करते हैं, जैसे कल है एग्जाम हमारा, तो लास्ट डे स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए? लास्ट मिनट स्ट्रेटेजी जो हम कहते हैं, क्या होनी चाहिए बच्चों में? एक्चुअली एग्जाम के दिन और उसके पहले एक दिन कुछ पढ़ाई नहीं करनी है, टोटली रिलैक्स्ड होना है। क्योंकि हमारे दिमाग को भी मतलब थोड़ी रेस्ट जरूरी है, ताकि हम नेक्स्ट डे जब एग्जाम देने जाएंगे तो फ्रेश माइंड के साथ वो क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर सकते हैं। जी अगर उस दिन भी अगर पढ़ाई करते जाएंगे तो प्रेशर बिल्डअप हो जाता है कि कौन से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। और हमारा अगर सेकंड बैच में है, तो फर्स्ट बैच के लोगों को भी नहीं पूछना है कि कैसा एग्जाम गया। ओके वो ओके। ऑब्वियसली वो बोलेंगे कि अरे टफ गया था। तो नेचुरली एग्जाम देने से पहले हम नर्वस हो जाते हैं, और फिर एग्जाम अगर सिंपल भी रहेगा तो भी हम अच्छे से मतलब परफॉर्म नहीं कर पाते। ओके। और ऑन द डे ऑफ एग्जाम, एग्जाम डे के दिन क्या आपके क्या क्या दिमाग में क्या रहना चाहिए, क्या चीजें रखनी चाहिए, व्हाट आर द डूज एंड डोंट्स, क्या चीजें अवॉइड करनी है, इस बारे में बताएं।
एक्चुअली प्रिपरेशन करते टाइम ही एग्जाम एनवायरनमेंट में करना चाहिए, मतलब पीसी पे ही एग्जाम देना है, पर्सनल कंप्यूटर पे, वैसे ही टाइप की चेयर रहनी चाहिए। तो मतलब एग्जाम में जाने के बाद ऐसा नहीं लगेगा कि हाँ अरे हमने घर पे कुछ अलग टाइप से की थी, यहाँ पे कुछ अलग है। तो मतलब एग्जाम एनवायरनमेंट घर में ही बनाया जाए तो फिर एग्जाम पे मतलब ऐसा लगेगा नहीं कि एग्जाम देने जा रहे हैं। जी। और ऑन द डे ऑफ एग्जाम जैसे आपने कहा कि किसी से बात नहीं करनी चाहिए और बिल्कुल चिल रहना चाहिए, बट मेंस वाले पेपर के दिन आपने कई बार देखा होगा, मैंने भी देखा है बच्चों को एग्जाम सेंटर पे जनरल अवेयरनेस को लास्ट टाइम रिवाइज करते रहते हैं, क्योंकि जनरल अवेयरनेस ऐसी चीज है जो कभी खत्म नहीं हो सकती, इनफाइनाइट चीजें हैं। तो क्या हमें कुछ नई चीज पढ़नी चाहिए या फिर पुरानी चीजों को रिवाइज करना चाहिए? क्योंकि ये तो बचपन से हम सुनते आ रहे हैं, पेरेंट्स कहते हैं नई चीज मत पढ़ो मत पढ़ो, लेकिन कई बार ऐसा हो जाता है कि एक दिन पहले बजट आया हुआ होता है और हमें वो भी पढ़ना पड़ता है, तो इस बारे में क्या बोलेंगे? एक्चुअली एग्जाम के पहले एक दिन वाला करंट अफेयर्स पढ़ने की जरूरत मुझे नहीं लगती है, ओके। क्योंकि वो पेपर तो पहले से सेट रहता है। जी। तो ज्यादा नई चीजें पढ़ने जाओ तो थोड़ा नर्वसनेस भी बढ़ जाएगा। इसलिए अच्छा है कि पहले एग्जाम के पहले एक दिन कुछ नहीं पढ़ना है। कुछ नहीं पढ़ना है। ओके। तो ये एक अच्छी बात बताइए जो स्टूडेंट्स को हेल्प भी करेंगे कि आप एग्जाम के पहले कुछ ना पढ़ें, और अगर कोई कॉन्सेप्ट आपने छोड़ दिया है तो छोड़ दो उसे, बहुत टाइम मिला था आपको पहले पढ़ने को, अगर उस टाइम नहीं पढ़ा तो जस्ट स्किप दैट पार्ट। ओके। यस। ग्रेट। और हमने डिस्क्रिप्टिव सेक्शन की बात नहीं करी। डिस्क्रिप्टिव सेक्शन में कितने क्वेश्चन आते हैं और उसकी मार्क्स वेटेज क्या होती है? एक्चुअली 30 मार्क्स का ऐसे रहता है और 20 मार्क्स का लेटर राइटिंग रहता है। तो जी उसमें हमें टाइप करना होता है कंप्यूटर पे, तो जी जी उसकी जी। प्रैक्टिस भी पहले से ही करनी पड़ेगी, तो ताकि हमारा टाइपिंग स्पीड भी बढ़ जाए। तो आपने उसकी तैयारी कैसे करी, ऐसे राइटिंग और लेटर राइटिंग की तैयारी कैसे? एक्चुअली इंटरनेट पे हमें मिल जाता है कि बैंकिंग रिलेटेड कौन कौन से टॉपिक्स रहते हैं, और उसमें से ही कोई ना कोई टॉपिक आता रहता है। जैसे मतलब 40-50 टॉपिक है, उसके रिलेटेड ही कुछ ना कुछ टॉपिक आता है। तो हमें उनके बारे में थोड़ा पढ़ना है कि हमें कितने वर्डिंग्स में वो ऐसे कंप्लीट करना है। तो उसका हमारे पास डेटा अवेलेबल होना चाहिए और हमने वो पढ़ना चाहिए। जी। एक बार अगर पढ़ लिया तो मतलब दिमाग में वो बैठ जाता है कि हाँ ये पॉइंट्स उसमें मेंशन करने हैं, ताकि जी। हम अच्छा स्कोर कर सकते अब सिंस आपने खुद एसबीआई को क्लियर किया हुआ है, तो आप अब स्टूडेंट्स को बेटर बता सकते हो कि अभी अगर वो डिस्क्रिप्टिव की तैयारी करना चाहे तो किन किन टॉपिक्स पे उनको 4-5 टॉपिक बता सकते हैं जिसपे वो प्रिपेयर कर सकते हैं, करंट रिलेटेड, बैंकिंग रिलेटेड, या कोई नॉर्मल टॉपिक जैसे आते हैं एग्जाम में? हैं। अभी मोस्ट लाइकली ये पूछ सकते हैं कि कोरोना की वजह से बैंकिंग इंडस्ट्री पे अभी क्या अफेक्ट होने वाला है, जी बैंक इंडिया की इकोनॉमी पे उसका क्या इम्पैक्ट होने वाला है। जी और जी। फिर ये भी पूछ सकते हैं कि अभी क्रूड ऑयल के प्राइसेस भी अभी घट रहे हैं बहुत, तो हम्म, उसका क्या इम्पैक्ट हो सकता है। तो जी। मतलब कोरोना से रिलेटेड जो भी जितने भी टॉपिक्स है उसका क्या इम्पैक्ट होना है वो मोस्ट इम्पोर्टेंट है इस टाइम। मोस्ट इम्पोर्टेंट ये उनको प्रिपेयर कर लेना चाहिए, डेटा वगैरह देख लेना चाहिए क्या वो लिखे। एंड व्हाट हाँ। आर द थिंग्स स्टूडेंट्स हैव टू कीप इन देयर माइंड व्हाइल राइटिंग लेटर एंड ऐसे, सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट बात क्या है? इसमें बहुत इम्पोर्टेंट है कंटेंट, क्योंकि हमारे पास टाइम आधा घंटा होता है जिसमें ऐसे और लेटर दोनों दोनों टाइप करने होते हैं। तो कंटेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, जितना जी। क्रिस्प क्रिस्प और शॉर्ट हो उतना अच्छा है। और इंग्लिश भी बहुत ज्यादा हाई लेवल की चाहिए होती है या नॉर्मल इंग्लिश में भी लिख सकते हैं? नहीं, नॉर्मल इंग्लिश भी लिख सकते हैं लेकिन टू द पॉइंट लिखना होता है। ओके। और क्या क्या चीजें जहाँ पे मार्क्स कटते हैं डिस्क्रिप्टिव सेक्शन में, रिड्यूस होने के चांसेस? अगर अननेसेसरी मतलब इररिलेवेंट अगर कुछ हमने उस ऐसे या लेटर में अगर एडिशन की है तो जी। उसके उसकी वजह से कट सकते हैं मार्क्स। ओके। और वर्ड लिमिट का भी इम्पोर्टेंट रोल होता है क्या? हाँ। वर्ड लिमिट के विद इन ही लिखना है? हाँ मतलब हमने स्ट्रेटेजीज करना है कि ऐसे हमें कितने टाइम में खत्म करना है, उसके बाद लेटर के लिए हमें कितना टाइम चाहिए। मैंने तो 20 मिनट में लेटर ऐसे कंप्लीट किया था, उसके बाद 10 मिनट में लेटर राइटिंग कंप्लीट किया था। ओके ओके। तो ये चीज एक अच्छी बात बताई आपने कि लेटर और ऐसे में आप पहले ही टाइम डेडिकेट कर लो कि इतना समय लेटर को देना है, इतना समय आप ऐसे को देना है, एंड देन वर्ड लिमिट का ध्यान हाँ। देना है, टू द पॉइंट लिखना है, क्रिस्प करके कंटेंट को ज्यादा एग्जैजरेट नहीं करना है। देन ऑब्वियसली स्पेलिंग हाँ। वगैरह, ग्रामर वगैरह, ये सब तो नॉर्मल बात है। एंड हाँ। लेटर में फॉर्मेट भी काफी इंपॉर्टेंट है, आपको फॉर्मेट में मार्क्स मिलते हैं, तो यू हाँ। हैव टू राइट इन अ प्रॉपर फॉर्मेट।
हाँ। तो ये तो बात हो गई स्ट्रेटेजी फॉर डिस्क्रिप्टिव सेक्शन। एक और बात आप बताएंगे, व्हाट आर द थिंग्स जो बच्चों को करना चाहिए वाइल प्रिपरेशन एंड जो चीज नहीं करनी चाहिए, तो डूज एंड डोंट्स बेसिकली आप बताएंगे। एक्चुअली प्रिपरेशन करते टाइम ही ऐसे करनी है कि कौन कौन से टॉपिक्स हमारे स्ट्रांग है उस पर ही फोकस करना है, क्योंकि एग्जाम में तो 100 के 100 क्वेश्चंस तो अटेम्प्ट नहीं होने वाले। तो जिन टॉपिक्स में हम अच्छा मार्क्स मिलाते मतलब मिलते हैं तो उन पे ही ज्यादा फोकस करना चाहिए, और जो हार्ड लेवल के उनको लास्ट में जब 20 मिनट का टाइम स्लॉट रहता है तो उनको 15 मिनट के बाद उनको अटेम्प्ट करना चाहिए। ओके, ये बात तो हो गई एग्जाम में क्या से डूज एंड डोंट्स होना चाहिए, और प्रिपरेशन के टाइम क्या चीज करनी चाहिए क्या चीज नहीं करनी चाहिए। कई बच्चे ऐसे हो प्रिपरेशन जाते हैं जो प्रिपरेशन के टाइम, जैसे आप तो वर्किंग थे, बट कई बच्चे नॉन वर्किंग होने के बावजूद वो 3-4 साल उनके लग जाते हैं, तो वो कहाँ पे वो क्या गलतियां कर रहे होते हैं जिसकी वजह से दे आर नॉट एबल टू क्वालिफाई द एग्जाम। एक्चुअली मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग इज कंटिन्यूटी, मतलब स्टडी कंटिन्यूस होना चाहिए। अगर बीच में अगर वो चेन ब्रेक करते हैं तो फिर से वो रिगेन करना बहुत मुश्किल होता है, और फिर हमें लगता है कि हम लैग कर रहे हैं, कि हमारा हमसे बाकी के बच्चे आगे निकलते रहे और हम पीछे रह गए। तो कंटिन्यूटी ब्रेक नहीं करना, और डेडिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। डेडिकेटेडली वो डेली टाइम देना ही है उसके लिए, तभी कुछ क्वालिफाई हो सकता है। ओके, सो कंटिन्यूटी बहुत जरूरी है, कंटिन्यूटी ब्रेक नहीं करना है, ये इम्पोर्टेंट बात आपने बताई। ओके, इसके अलावा भी कुछ चीज हैं जो बच्चे करते हैं और उससे उनका टाइम वेस्ट होता है, लाइक फालतू चीजें पढ़ना, इररिलेवेंट चीजें पढ़ना, पहले पता होना चाहिए सिलेबस के अकॉर्डिंग हमें पढ़ना क्या है क्या नहीं पढ़ना है, ये सारी चीजें भी इम्पोर्टेंट है। और ज्यादा रेफरेंसेस भी यूज नहीं करना है, मतलब उतने ही रेफरेंसेस यूज करना है जो क्वालिटी कंटेंट वाले हैं, क्योंकि अभी इंटरनेट पे बहुत से मतलब ऑनलाइन टीचर्स वगैरह मिलेंगे, ऑनलाइन कंटेंट मिलता है जिसमें मतलब बुराई तो कुछ नहीं है, लेकिन हम वो सब इतना नहीं कर पाएंगे उतने कम टाइम में। तो जो क्वालिटी कंटेंट है उसको ही मतलब हम सीखना है। बिल्कुल, तो ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है जो कि स्टूडेंट्स को दे मस्ट फॉलो इट, कि आपको एक पर्टिकुलर सोर्स को फॉलो करना चाहिए। अगर आपको कुछ लग रहा है कुछ छूट रहा है तो आप दो कर सकते हो, बट जो बच्चे हर जगह जाके ज्ञान अर्जित करने की कोशिश करते हैं वहां पे वही लिटिल नॉलेज इज डेंजरस हो जाता है। वो सारे नॉलेज तो ले नहीं पाते, थोड़े थोड़े हर जगह से ले लेते हैं। और क्या होता है कि हर कंटेंट में, हर सोर्स में, हर टीचर्स का पढ़ाने का तरीका अलग अलग होता है। तो पहले हाँ, क्या करना चाहिए कि आपको एक को फॉलो करना चाहिए और उसके अकॉर्डिंग सिलेबस कंप्लीट करना चाहिए। तो विदाउट सही। कंप्लीशन ऑफ syllabus it's not possible to clear any exam in a given time, right? एक डोंट की बात करना चाहूंगा। द स्टूडेंट्स मेक मिस्टेक इन दिस फील्ड बिकॉज दे ट्राई टू फाइंड ट्रिक इन एवरी प्रॉब्लम। Okay, तो tricks हर might be क्वेश्चंस good. के लिए ट्रिक हो सकती है, लेकिन एग्जाम टाइम में हमें पता नहीं चलेगा कि कौन सी ट्रिक अप्लाई करनी है, नहीं है, उसमें ही टाइम बर्बाद हो जाता है। तो अच्छा है कि आपका बेसिक्स अच्छा है तो बेसिक से ही स्टार्ट करो, आपकी स्पीड उसमें अच्छी होती है तो आप इजीली अटेम्प्ट कर सकते हो क्वेश्चन। ओके, सो प्रीलिम्स में तो कई बार ट्रिक्स काम कर भी जाएंगे, बट मेंस में आपको बेसिक कॉन्सेप्ट का होना बहुत जरूरी है। तो बेसिक्स आना बहुत जरूरी है, हर बार ट्रिक्स पे ना जाएं। ये काफी अच्छी एडवाइस दी सतीश ने, तो आप भी फॉलो करो। आप पहले बेसिक कॉन्सेप्ट सीखने की कोशिश करो। कई बार डीआई ऐसे पूछ देते हैं जिसमें आपको अगर अरिथमेटिक के कॉन्सेप्ट नहीं आते हैं देन यू कैन नॉट सॉल्व दैट डीआई, राइट? यस। So for that you have to clear the basic concepts. ओके सतीश, तो अभी तक आपने काफी सारी इंपॉर्टेंट बातें बताई है अपनी प्रिपरेशन स्ट्रेटजीज रिलेटेड, आपने अपने जॉब एक्सपीरियंस की बातें बताई है, जो वर्किंग इन एमएनसी आपने उसको फेस किया था। तो अब हम चलते हैं कुछ अपने फन राउंड की तरफ। लेट्स हैव सम फन राउंड इन द फॉर्म ऑफ रैपिड फायर। सो एक रैपिड फायर राउंड है, इसमें यू हैव टू वेरी इंस्टेंट, जो भी मैं पूछूंगी आपको इमीडिएट आंसर करना है विदाउट थिंकिंग फॉर अ मोमेंट। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। What are you most excited about these days? सबसे ज्यादा किन बातों से खुश हो? हाँ, अभी now I am excited about learning about new banking things Okay. because I am new joining the bank now. What is the best thing that happened this year with you? I think Corona. Best thing, best. कोरोना क्यों? उसमें बेस्ट कैसे? एक्चुअली कस्टमर इंटरेक्शन बहुत कम था तो ज्यादा चीजें सीखने को मिली बैंकिंग में। अच्छा, that's why it's best for you. Okay, Yes. okay, nice. Last book you read or plan on reading?
I think I want to read some Marathi novel. Okay. Who are the 3 people, alive or dead, that are closest to you? Actually, my parents, my wife, and my daughter. Okay, great. So the biggest weakness you have? Weakness. I cannot decide immediately. That is the weakness. Okay. And what is the recent hobby that you developed? I love singing. Singing. Okay, great. तो काफी फन सेशन रहा ये, आपके बारे में जानने को मिला हमें कुछ और. तो very nice, Satish, after knowing your hobby and all these things. It was really very fun session with you, Satish. Now हमारे शो का एक परंपरा सा रहा है कि आप अपने टॉपर फ्रेंड्स को टैग करोगे, so that our team can connect with them and they can also invite them. I want to tell my fellow bank aspirants that don't look at the number of vacancies or the cutoff marks. Just focus on your studies sincerely. Dedicate your time for the prelims and mains, and then you can achieve your success. ओके, सो ये काफी अच्छा मैसेज दिया सतीश ने, आप इसको यूज कर सकते हो. आप हमेशा स्टूडेंट्स हमेशा पैनिक करते हैं कि वैकेंसी काफी कम आ रही है, इस कोविड-19 सिचुएशन में एग्जाम के रिक्रूटमेंट नहीं हो रहे हैं, बट अभी जो भी आपकी वैकेंसी आई है, अपकमिंग एग्जाम आई थिंक आरआरबी की वैकेंसी आई हुई है, एंड काफी सारे स्टेट्स में बहुत कम वैकेंसीज है, बट ऑलवेज रिमेंबर दिस लाइन कि यू हैव टू टेक ओनली 1 सीट. आपको सिर्फ एक सीट के लिए फाइट करना है, और सीरियस एस्पिरेंट सच में बहुत कम होते हैं, वो सिर्फ देखने के लिए नंबर्स होते हैं. 10 lakhs and 12 lakhs and 15 lakh students are appearing for this exam, but actually serious aspirant होते हैं वो सिर्फ 10% होते हैं, selection 1% लेके जाते हैं. So you have to be in that 1%. एंड हमेशा पढ़ते रहो, बी वेरी कंसिस्टेंट, एंड जो भी बातें आप टॉपर से सीखते हो, उनकी डिटर्मिनेशन और उनके हार्ड वर्क, उनकी प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी, उनको आप अडॉप्ट करने की कोशिश करो, एंड सो दैट यू कैन बी द नेक्स्ट ऑन आवर शो. चल उठ जा, let's crack it, जोर दे लगा, let's crack it, भीड़ को छोड़ दे.